तो अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो वी विल डिस्कस। आप लोगों ने कोई बात करनी होगी, यू कैन। ठीक है, ये केस स्टडी अगर आपने सेंड कर दिया है मशहद उधर ग्रुप के अंदर, कि नहीं किया? करना है तो कर दे, सर मेरी नहीं भी तो लोड हो रही है सर, कर रहा हूँ, डाउनलोड हो रही है। यार ये ना रो पेपर ही डाउन डाउन है इस पेपर के लिए, स्पेशली इस पेपर के लिए, तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। तो ये एनीवेज अभी हम इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं। केस स्टडी कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये इजिप्ट का है। ठीक है, और इजिप्ट के अंदर सेम सिचुएशन जो पाकिस्तान में आज है ना, दैट वाज इन लाइक दीज डेज। ये जो फजूल किस्म का वजीर खजाना आया था ना, फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर, तो आईएमएफ ने ही भेजा था ड्यूरिंग 2018 टू ऑनवर्ड। तो ये आते हैं पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में जाते हैं कंट्रीज की इकोनॉमी को बहुत क्रैश करने के लिए। एनीवेज, इजिप्ट इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, और ये सिलेक्टेड इंडिकेटर्स हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस चीज के लिए मैयर करने के लिए होता है? इन्फ्लेशन को मैयर करने के लिए होता है। ठीक है, सीपीआई। अच्छा, अब ये सीपीआई जो जा रहा है ना, और बेस ईयर कौन सा ले रहा है, ये देखो 2000। अब ईयर कौन सा चल रहा है? 14। तो मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं होता कि बेस ईयर आप बहुत पुराना लें। आप नो सॉरी बहुत ये देखिए अभी चल रहा है 2024, तो आप कहें बेस ईयर हम 2023 लेंगे। सो बेस ईयर कैन बी एनी ईयर जिसे आप कंपेयर कर रहे हैं। तो ही सेड ये बेस ईयर है, यू आर कंपेयरिंग इट 304 33, ये दिस इज लाइक। ये क्या होता है? ये जो स्टार लगा होता है, जब इस तरह का डाटा आए ना स्टार वाला, तो आपने देखना है वो कहीं ना कहीं बताएगा ये आईएमएफ एस्टिमेट्स। एस्टिमेट का मतलब होता है एग्जैक्ट फिगर्स आर नॉट अवेलेबल, बट टेंटेटिव फिगर्स आर अवेलेबल। ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, इसी तरीके से देखें यहाँ भी है। तो दीज आर टेंटेटिव फिगर्स। एनीवेज, इट इज इंक्रीजिंग। करंट अकाउंट बैलेंस इज इन नेगेटिव। सबसे पहले तो टेबल अंडरस्टैंड करना होता है। सी दिस, 2.356 billions, then 12, then 18, it means deficit in current account is increasing। आगे अवेलेबल नहीं है डाटा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 13 12 12 12 11, इट्स फॉलिंग। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज फॉलिंग। अब आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, हो सकता है कुछ वर्कर्स दे आर लिविंग द कंट्री, जो भी है, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ऑलमोस्ट बस फ्लक्चुएटिंग अराउंड, को इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, बट फॉलिंग हो रहा है ओवरऑल। सो इजिप्ट सेंट्रल एजेंसी फॉर पब्लिक मुल्क। अच्छा, इस तरह नहीं करते, हम सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है टेबल से क्वेश्चन होगा। व्हाट हैपेंड इजिप्ट करंट अकाउंट बैलेंस बिटवीन दिस एंड दिस? सो व्हाट हैपेंड, क्या नजर आया आप लोगों को? 14 से 16 पूछा है। ही सो क्लेवर, ही सो क्लेवर, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट अदर। ये 14 से 16 का दे रहा है, तो ये नहीं दे रहा कि 14 से 19। मैंने अक्सर कहा था आपने गौर करना होता है। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो वन हमेशा आदत बनी होती है, सो हैबिट से वो क्या करके एंड वाला देख लेते हैं। नो, 14 और 16 में ये हुआ कि ठीक है, डेफिसिट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2 टू 18। बस इतना बताना था, आपके फुल मार्क्स आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, with reference to table 1.1, calculate the percentage rate of inflation in Egypt between 16 to 17 that was estimated by IMF। so what is the inflation between these 2 points, 16 और 17 में? कैसे निकालेंगे? याद है फार्मूला, करंट माइनस प्रीवियस वाला? अभी ये देखें, ये सो करंट इज 453, प्रीवियस इज 371, प्रीवियस इज 371 मल्टीप्लाई बाय 100। गॉट इट? करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय 100, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ जी मशहद जी, किया हुआ है ना हमने? जी सर। जी, हाँ जी, टर्न हो गया, ओके। तो इजी है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सर नहीं पहले था। न्यू अब हम माइनस केस ओल्ड स्टडी किया ना करते हमने, डिवाइडेड बाय ओल्ड। हैं। ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है, ये नेक्स्ट है, ये केस स्टडी। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि मैं, मेरी वाइब्स ये कहती हैं, वाइब्स आर सेइंग कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट पे क्वेश्चन आएगा। दैट्स व्हाई मैंने ना आउट ऑफ 3 ये पिक किया। इसमें कुछ तो है ना। इजिप्ट सेंट्रल एजेंसी फॉर पब्लिक मोबिलाइजेशन एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स, ये एक एजेंसी है जो डाटा देती है। इजिप्ट्स एनुअल इन्फ्लेशन रेट सर्ज टू 32.9% इन अप्रैल 17 कंपेयर टू 10%। लाइक बहुत ज्यादा हुआ, और पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ। पाकिस्तान में 2022 2023 में इन्फ्लेशन रेट वाज अराउंड 40%। सो this is considerably higher than the expected rate that was estimated by IMF। So expected से बहुत high था। Inflation had been rising in Egypt since the decision of central bank Egypt in November and to float Egypt currency। सेम पाकिस्तान में हुआ है। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखें,
जब कोई कंट्री, ये अब आप थोड़ा सा एक दफा ये पैराग्राफ खुद पढ़ लें, ठीक है, और मुझे बताएं कि ये हमने पढ़ लिया, फिर मैं समझाता हूं आपको। एक दफा ये पैराग्राफ पढ़ लें। जी जल्दी जल्दी खदीजा, आपने भी पढ़ना है। पढ़ लिया सर। डन। अब मैं आपको बताता हूँ, खदीजा पढ़ लिया आपने? खदीजा ने साइलेंट किया हुआ, पता चले सो रही हूँ। हेलो मैडम। पढ़ लिए सर, पढ़ लिया। डन। अब मैं आपको बताता हूँ इधर स्टोरी क्या चल रही है। एक्चुअली ना एक्सचेंज रेट दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग। इससे पहले उन्होंने अपने एक्सचेंज रेट को किया हुआ था मैनेज्ड टाइप ऑफ थिंग, लाइक कुछ कहीं रोका हुआ था। जैसे अब पाकिस्तान का चल रहा है $1 इक्वल टू 280। अगर गवर्नमेंट रोक दे इसी पे ही, अब आपने देखा होगा लास्ट 1 ईयर से इधर ही है। आईएमएफ जब भी आपको लोन देता है तो वो कहता है कि भाई अब आप इसको फ्री फ्लोट कर दें। पाकिस्तान को 2022 में कहा था। फ्री फ्लोट का मतलब होता है लेट इट चेंज अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, सो देयर वुड बी नो चेंज, नो इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जैसे ही ये किया तो एक्सचेंज रेट 50% डिप्रिशिएट हो गया। किसका? इजिप्ट का, अगेंस्ट डॉलर। अब लेट्स सपोज इट वाज इनिशियली $1 इज इक्वल टू 100 इजिप्शियन, तो वो कहां पे चला जाएगा? $1 इज इक्वल टू 150 इजिप्शियन। क्यों? क्योंकि 50% चेंज हो गया, यानी डिप्रिशिएट कर गया। तो ये क्यों हुआ, क्यों करना पड़ा? बिकॉज आईएमएफ से जब भी आप लोन देते हैं तो उसकी कंडीशंस ये होती हैं, और जब आप ये करेंगे तो डॉलर पे प्रेशर कम आएगा, उसकी शॉर्टेज रिमूव हो जाएगी। या लाइक क्यों शॉर्टेज हो रही है? अगर डॉलर को आपने चीपर रखा हुआ है ना तो एवरीबॉडी इज क्रेजी टू बाय इट। जब वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, आप देखना 150 का $1 है, तो नो वन विल बाय। प्लस उनका जो अपना थीम था आईएमएफ का कि जी बजट डेफिसिट है तो उसे कंट्रोल करना है, so on। अब वो अभी इंडिकेशन नहीं दी कि कैसे होगा। A macro research group has said that sharp rise in inflation could largely be attributed to effects of the weaker Egyptian pound। अब वो कहते हैं इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी जो वजह है ना, इजिप्ट में और इवन पाकिस्तान में भी आप लोग भी सुन रहे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं कि ये जो डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, पाकिस्तानी रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, सबसे बड़ी रीजन पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की यही है। पेट्रोल क्यों महंगा हुआ? डॉलर स्ट्रांग हो गया। तो जब ये होता है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन होता है। तो हम वैसे भी इंपोर्ट पे रिलाई करते हैं, एवरी इंपोर्टेड गुड बिकम एक्सपेंसिव व्हेन डॉलर वाज एक्सपेंसिव, डॉलर इज एक्सपेंसिव, सॉरी। सो ये उन्होंने बताया कि इजिप्शियन पाउंड वीक हो गया। इन्फ्लेशन वाज आल्सो मेड वर्स बाय लिविंग न्यू टैक्सेस। पाकिस्तान में एग्जैक्टली यही हो रहा है। पाकिस्तान में न्यू वैट टैक्स आ गया, न्यू इनडायरेक्ट टैक्स आ गए, सब्सिडीज कट हो गई, एनर्जी प्राइसेस राइज कर रही हैं। आप चेक करें कि 2016 में वही कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में 2023 से हो रहा है। सिर्फ 7 7 ईयर्स का गैप है। ऑन द सेम डे सीबीई, सेंट्रल बैंक आई थिंक जो भी है, floated the Egyptian pound, it raised the interest rate by 3%। टू कितना एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर दिया? फ्रॉम 11% टू 14.75 इंक्रीज कर दिया। अब 11% शो तो नहीं हो रहा, तो उसने यही कहा ना 3% इंक्रीज हो गया, तो मैं अप्रॉक्स कर रहा हूँ। कोई मुझे बता सकता है आप में से कि इंटरेस्ट रेट जिस कंट्री का इंक्रीज हो, हायर हो, तो एक्सचेंज रेट मार्केट में एक वर्ड यूज होता है, कल भी बताया था आप लोगों को खतीजा। उसको कौन सा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में अगर किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट हाई हो तो क्या बेनिफिट होता है उसे? कोई बता दे, मशद आप बता रहे हैं। सर हॉट मनी वाला। वेरी गुड, यस, इट इज मेंशन इन मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज मेंशन इन एक्सचेंज रेट चैप्टर, कि जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो हॉट मनी फ्लो उसकी तरफ जाएंगे। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, टैकल करने के लिए उस प्रॉब्लम को, जो करेंसी उनकी वीक हो रही थी, इंटरेस्ट रेट को हाई किया। एनीवेज ये आगे पता चलेगा। इजिप्ट वैल्यू एडेड टैक्स रिप्लेस द प्रीवियस सेल्स टैक्स व्हिच इकोनॉमिस्ट सेड क्रिएटेड मार्केट डिस्टॉर्शन। ये मार्केट डिस्टॉर्शन क्या होती है भाई? जब आप टैक्सेस इंक्रीज करोगे तो मार्केट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है जी। इट वाज एक्सपेक्टेड टू ब्रॉडन द टैक्स बेस। टैक्स बेस ये होती है, कल भी बात हुई थी, पता नहीं तीजा को पता नहीं पढ़ाया था किसी को, कि ये लोग टैक्स दे रहे हैं,
500 लोग, अब ये दे रहे हैं 1000 लोग टैक्स दे रहे हैं, ये 2000 लोग टैक्स दे रहे हैं, तो ये टैक्स बेस का इंक्रीज होना होता है। विच इकोनॉमिस्ट सेड दैट क्रिएटेड मार्केट, अच्छा सॉरी सॉरी मैं दूसरी लाइन में चला गया अगेन। वैट जैसे ही आया तो उसने मार्केट डिस्टॉर्शन क्रिएट की। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि टैक्स बेस इंक्रीज होगी इन अ कंट्री वेयर द गवर्नमेंट स्ट्रगल्स टू कलेक्ट इनकम टैक्स बिकॉज ऑफ लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी। अब ये इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती? द पीपल हु आर evading the tax, not paying the tax, and widespread tax avoidance. So people are not even paying the tax plus avoiding the tax. How someone can avoid the tax? मैं आपको बताता हूँ। सर मशद वो comes इनकम from, वाला टैक्स ना। हाँ, मशद comes from बैरियर, ठीक है जी। अब देर आर टू रूट्स टू कम टू इस्लामाबाद, एक ये है और एक ये है। अब यहाँ पे देर इज अ टोल टैक्स, you will not come from here, you will go there. There are products on which there is high tax, there are facility there, you will avoid it. Avoid is not bad. Yes, you are not purchasing those things on which there is high tax, so government will not achieve the target. Yes, एक bad चीज क्या है? Bad is tax evasion, like tax की चोरी करना, वो bad है। Anyways, the VAT does not apply to the basic goods and services to protect the poor. Anyways, ये तो सारा हो गया स्टोरी कि गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट है। मैं थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ, फिस्कल पॉलिसी में आपने पढ़ा होगा बजट। बजट इज रिलेटेड टू proposed expenditure and revenue, like next 1 year में how much revenue we will collect, tax revenue, and how much government spending will be done. So this is the all about budget. So budget deficit कब होगा? जब spend more and receive less होगा, यानी tax less होगा। तो government is facing basically budget deficit and reasons are given there. So we are going to see the questions. Questions are very good. What happened to Egypt? वो कर लिया। Question number 2 भी कर लिया। Question number B. Identify two canons of taxation. Oopsie doopsie. I think it's not given in the syllabus. नहीं है ना? आप खत्म हो गए। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है, रूल्स ऑफ टैक्सेशन, प्रीवियसली दे वर गिवन, अब ये आपके पेपर में नहीं है। यस, इसकी जगह आप मुझे सिर्फ ये बता दें, कोई दो टैक्स की टाइप्स बता दें। एनी टू टाइप्स ऑफ टैक्स। आपके आपकी बुक में 5 टाइप्स ऑफ टैक्स गिवन है। आज ही मैंने खदीजा आपको सर कराया था, याद है? मतलब क्या मतलब लाइक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टाइप्स बस होती ठीक है? है, हाँ, ये भी ठीक है। मतलब वो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दो। अच्छा, और इनकम क्या थी? टैक्स। इनकम टैक्स है, वैट है, लेकिन 5 टैक्स की टाइप्स और भी थी, याद है? प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, ओ हाँ। और और था वैल्यू एडेड टैक्स, नहीं सॉरी, एडवलरम टैक्स। एडवलरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स याद है मशद, या ये नहीं है 5 टाइप्स याद आपको? याद है चले सर। मैं आपको याद कराता हूँ। प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, ये मैं इधर लिख रहा हूँ। रिग्रेसिव टैक्स, ये मैं यहाँ लिखूंगा। और प्रोपोर्शनल टैक्स, ये मैं यहाँ लिखूंगा प्रोपोर्शनल। तो ये पहले तो 3 हो गए। ये मेरी इनकम है, वाई फॉर इनकम। ये $1000 से $2000 इंक्रीज होगी और फिर $3000। सो प्रोग्रेसिव टैक्स ये कहता है कि एज योर इनकम विल राइज, योर टैक्स रेट विल राइज 10%, 20%, 30%। ये प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स ये कहता है कि एज योर इनकम राइज, गवर्नमेंट विल रिड्यूस टैक्स ऑन यू 15%, 10%, 5%। प्रोपोर्शनल टैक्स विल रिमेन सेम, 10%, 10%, 10%। दैट्स इट, दीज आर द टैक्सेस। अब दो टैक्स की टाइप्स हैं, एड और स्पेसिफिक। सो स्पेसिफिक वो होता है जो इन रुपीज होता है, ये कल हमने बॉटल पे किया था, याद है? वो कौन सी बॉटल थी? पोल्यूशन वाली प्लास्टिक बॉटल्स। और एडवलरम टैक्स होगा जो परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। सो ब्रो, ये हो गया जी टैक्स का, ऐसे रिवीजन हो गई। चलो, एक्सप्लेन हाउ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इजिप्ट पाउंड कुड कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट। काश मुझे कोई बता दे, आप में से मजा आ जाए। ये क्वेश्चन रिसेंटली मैंने किसी को कराया है कि अगर किसी कंट्री की करेंसी वीक हो रही है, वो दो किस्म का इन्फ्लेशन लेके आएगी। मशद, बल्कि मैंने आपसे कल क्वेश्चन किया था, बल्कि आप ही ने आंसर दिया था, याद करें। किसी कंट्री के अंदर उसकी करेंसी वीक हो जाए, और आपने मुझे कल ये आंसर किया था। मैंने कहा था अच्छा और क्या होगा, और क्या होगा, याद है? मैं एक्साइटेड होकर जी आपसे सर। पूछ रहा। बताएं। जी जी। देखें, चल, ठीक है सर। ये तो देखें कॉस्ट पहले। प्लस इन्फ्लेशन होगी। चलें, ये लेना। $1 इज इक्वल टू 200 था, अब हो गया 300, ये हो गया जी। अब ये सिचुएशन हुई है खदीजा, ये 2024, ये टू चलें 3 था, ये 2024 में हो गया नीचे। डेप्रिसिएशन, ये क्या हुआ खदीजा? वो तो चला गया, लगता है ड्रॉप हो गया, कुछ सीन हुआ होगा, उसका नेट चला गया। हाँ जी खदीजा।
जब तक वो आता है ना, जी सर। मैं जी। मैं आपको याद कर देख, मैं आपको बताता हूँ। चलें, जब तक नहीं आएगा ना, आपको मैं सारी ना लीक कर देता हूँ पेपर। सीन ये है कि डिमांड मेरा C+I+G होता है। ठीक है। अब ये होगा कि जैसे करेंसी हमारी वीक होगी तो हमारी प्रोडक्ट्स चीपर हो जाएंगी फॉरेनर्स के लिए। सो एक्सपोर्ट विल राइज हमारी, एक तो चीज ये है। तो एक्सपोर्ट राइज होने से हमारा AD राइज करेगा, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। एक तो ये होगा। हाँ जी मशद, यही थी ना कल, यही वाली बात थी ना। जी सर। हाँ। तो एक तो एग्रीगेट डिमांड राइज होगी बेटा। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगी जब हमारी करेंसी वीक होगी। सो एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने से ये जब यूं इंक्रीज होगी, तो पहले प्राइस लेवल ये था, ये GDP थी, तो एक तो प्राइस लेवल राइज होगा। ठीक है। GDP तो होगी होगी राइज, वो तो है, लेकिन ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। कॉस्ट पुश कैसे होगा? जब हमारी करेंसी वीक होगी। हम सर सर रॉ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। मटेरियल्स महंगे। रॉ मटेरियल, खतीजा ने भी ये बता दिया, गुड, ये कल आपने बताया था। जो हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं बाहर से, वो सारा डॉलर पे डिपेंड कर रहा है। अब हमारी करेंसी अगर वीक होगी तो हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी। अब जब एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होंगी, सॉरी इंपोर्ट एक्सपेंसिव होंगी, तो वो जो हमारा प्रोड्यूसर है, लोकल प्रोड्यूसर, उसकी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, तो एग्रीगेट सप्लाई विल फॉल बैकवर्ड लाइक दिस, प्राइस विल राइज एंड GDP विल। एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं जब इस तरह का काम है ना इन्फ्लेशन वाला, यू विल नॉट ड्रॉ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई यूं। ठीक है। कॉस्ट के इंक्रीज होने से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई नहीं शिफ्ट होती बैकवर्ड। ये मिस्टेक करते हैं, ये नहीं करने। ठीक है। यू विल ड्रॉ इन्फ्लेशन में ये सिंपल शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एंड ये एग्रीगेट डिमांड। सो व्हेन कॉस्ट विल राइज, दिस विल शिफ्ट बैकवर्ड। कॉस्ट क्यों राइज हुई है? इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया, सिंपल इज सर दैट। लॉन्ग रन वाला फिर किस पे कब बनाते हैं? जब लॉन्ग रन वाला बनाते हैं ना, तो यूजुअली वो एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, तो हम उसकी शिफ्टिंग इस पे दिखा सकते हैं। जब हम शिफ्टिंग ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब शो करेंगे स्पेशली, तो हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को बैकवर्ड नहीं शिफ्ट कर सकते। ये बैकवर्ड उस वक्त शिफ्ट होती है जब आपका कंट्री में डिजास्टर आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए। ठीक है जी। तो फिर ये शिफ्ट होगी बैकवर्ड, लॉन्ग रन वाली। शॉर्ट रन वाली शिफ्ट होती है कॉस्ट फैक्टर्स की वजह से। ठीक है। तो ये बात है। इसमें याद है कल हम कह रहे थे कि ये कैपेसिटी की तरफ हम जा रहे हैं, फुल कैपेसिटी की तरफ, तो AD राइज करती जाएगी। यस, वी विल शिफ्ट द AD ऑन लॉन्ग रन AS। अच्छा भाई, ये हो गया, दोनों मैंने बता दिया आपको, ये 4 भी हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर D है, एक्सप्लेन हाउ द एस्टिमेटेड चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट माइट बी एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ जी, ये बताएं। क्वेश्चन ये है, बड़ा मजे का क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चन अभी तक हमने किसी केस स्टडी में नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो रही है, मैं अब आपको टेबल के सामने क्वेश्चन लिख के देता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट के ये जो भी ट्रेंड है, इसको देख के आप बताएं इससे करंट अकाउंट बैलेंस को क्या इंपैक्ट होगा, करंट अकाउंट बैलेंस पे क्या इंपैक्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो सर रही है पहले तो ये बताइए। सरप्लस डेफिसिट कम होगा। पहले ये बताया, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर रही है, जी। अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होने से इनकम आएगी, जी। पीपल विल गेट जॉब ना। if people will get job, what they will do, they will purchase now, they will जी। purchase more goods, and there is a chance that they will spend on imported goods as well. So in this, ये one angle है, current account balance will become in the deficit। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे रिलाई कर रहे होते हैं ना, तो यू हैव टू इंपोर्ट। मतलब मेरा एक आंसर का एंगल ये है कि मैं कहूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के फॉल होने से मींस एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज होने से पीपल विल परचेज मोर इंपोर्टेड गुड्स, सो डेफिसिट विल इंक्रीज। एक तो ये, बट इफ दीज वर्कर्स विल गेट द जॉब इन एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स, सो एक्सपोर्ट विल राइज, जो कि बहुत रेयर है, मुझे नहीं लगता कि ये काम हो, ना इधर की केस स्टडी में मेंशन है। We have just the thing that is income. Income will rise, they will purchase more imported goods, deficit will increase। अभी मेरा एंगल ये है, इस देखता हूँ इसने क्वेश्चन कितने मार्क्स का दिया, उसके बाद देखते हैं, बताता हूँ आपको। ब्रो, 6 मार्क्स है, इसका मतलब ये दोनों साइड है। अब अगर ये पेपर में आए तो ये एसएस वाली साइड पे आएगा। इसने हमें और कोई एंगल दिया तो नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर रही है,
एक वे ये है। दूसरा वे मैंने वैसे आपको आप बताया है, when they will get job, productivity will increase, they will produce goods, export will rise and deficit may be fall। ये आइडिया है। अब मैं इसका ना इसी की मार्क स्कीम खोल लेता हूँ, क्योंकि ना बजाय इसके कि हम कंफ्यूज होके बैठे रहें, इट्स बेटर टू सी द पेपर एंड द मार्क स्कीम। कहाँ गया यार? अच्छा, है ही नहीं। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं ओपन कर लेता हूँ। नाइनटीन का पेपर था, 19 का जून है, मई जून, और मार्क्स स्कीम है 22 की। यस, सी, देखें शेयर हुई है फाइल, हो गया। हो गया सर। अच्छा, अब आप जरा इधर देखें, सिर्फ ये जो गाइडेंस की तरफ है, ये वाली साइड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, एज अ रिजल्ट इनकम विल राइज एंड इट वुड एक्सपेक्टेड दैट इंपोर्ट्स वुड राइज। यहां यही मैंने कहा है ना आपको। एडिशनली, गुड्स फॉर्मरली एक्सपोर्टेड वुड बी डाइवर्टेड टू सेटिस्फाई लोकल नीड्स। अच्छा, प्लस क्या होगा कि पहले लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, तो पीपल विल मोर परचेज मोर लोकल गुड्स। तो जब लोकली डिमांड मोर होगी, तो देर इज अ चांस दैट वो एक्सपोर्ट भी फॉल कर जाएगी। नेट एक्सपोर्ट विल डिक्रीज, एज अ रिजल्ट द करंट अकाउंट बैलेंस विल बिकम डेफिसिट। एक ये एंगल तो मैं आपको बता चुका हूं। अब अल्टरनेटिव ये है, इट कुड बी आर्ग्यूड दैट दोज हु एंटर इन द एम्प्लॉयमेंट विल बूस्ट द प्रोडक्शन एंड इट, सिंपल यही है, वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई। गॉट इट? इजी पीजी समझ आ गई? दो एंगल जो मैंने बताए, क्योंकि देखे ना उसने आपको बता दिए दो एंगल, तो अब आपको जब उसने असेस कह दिया ना, तो आपको दूसरा एंगल खुद ही लेके आना है कि अच्छा यार वो जाएंगे, दे विल वर्क इन अ फैक्ट्री वेयर there is like their productivity rise, export will rise, and there is a possibility that current account deficit will fall। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ई है। Discuss whether the Egyptian government fiscal and monetary policies in the article are likely to succeed in curing the inflation problem। Whether their policy would be successful in controlling the inflation or not। अब ये assess है, why they'll be able to and why not। अब आपने दोनों बातें बतानी है। इज इट पॉसिबिलिटी? अब मुझे सिर्फ ये बताएं, टैक्स रेट्स आर इंक्रीजिंग ना, ये इन्होंने क्या किया, ये टैक्सेस को इंक्रीज कर रहे हैं बेसिकली। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए दोबारा आना पड़ेगा केस स्टडी में कि कहाँ यार उसने उका है। कैन यू रीड दिस वन, ये वाला? जस्ट स्टार्ट मशद, जरा ये देखें, जरा रीड करें लाउडली। कौन सा सर? चलें एक और काम, चलें ये मैं बता देता हूँ। इन्फ्लेशन इतना था और टारगेट कितना था, इतना था, ठीक है, कंसिडरेबल हाई हो गया एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। यहां से शुरू करें, जस्ट आप ये दो तीन लाइंस पढ़नी है आपने, ये वाली। Inflation had been rising in Egypt since the decision of the Central Bank of Egypt in November 2016 to float Egypt's currency, in a move that caused 50% depreciation in its value against the US dollar. अब This एक बात came as... बताऊं जी सर। यार, ये जो इन्होंने एक्शन लिए ना, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ, उससे तो इंक्रीज हुआ है। एंड वो अभी इसी पैराग्राफ में कहता है कि इट इज सजेस्टेड, इट इज सेड दैट द मेन इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय द वीकर इजिप्शियन पाउंड। ये सेकंड पैराग्राफ में देखें, ये यही कह रहा है, ये देखें, एट्रीब्यूटेड टू द इफेक्ट, यानी इट इज सेड दैट शार्प इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इज ड्यू टू वीकर इजिप्शियन पाउंड। इन्फ्लेशन वाज आल्सो मेड वर्स बाय लिविंग अच्छा सुने, पहले पहले इनकी मॉनेटरी पॉलिसी फ्लॉप हुई है, जो इन्होंने एक्सचेंज रेट को डाउन किया। दूसरा, इनकी फिजिकल पॉलिसी फ्लॉप हो गई, ये अब आप खुद देखें, इसने कह दिया है, कहते हैं
Inflation was also made worse by levying a new indirect tax, that is value-added tax, and cutting subsidies on energy and so on, so on. So their fiscal and monetary policy is badly flawed. Clearly it is mentioned. अच्छा, इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज बाय 3%. अब यार उसका इम्पैक्ट नहीं पता कि क्या होगा फर्दर. इजिप्शियन वैट, अब आप जस्ट ये रीड कर लें मशहद एक दफा दोबारा, जस्ट दीज 3 लाइंस, फिर आंसर की तरफ जाते हैं. Egyptian VAT replaced the previous sales tax, which economists said created market distortions. It was expected to broaden the tax base in a country where the government struggles to collect income tax because of a large informal economy and widespread tax avoidance. The VAT does not apply to basic goods and services to protect the poor. So the point is that their policy badly flopped, even their fiscal and the monetary policy, and even they created the distortions. So we are going to see the questions कि अब उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि देर इट वाज सक्सेसफुल और नॉट. मैं केस स्टडी ओपन करता हूँ, सॉरी मार्क्स स्कीम. अभी उसमें देखते हैं, हमने एंगल्स तो देख लिए कि इट इज फ्लॉप्ड एंड सो ऑन. अब आप इधर आ जाए, सी अगर ये आपको नजर आ रही है, अभी मैंने शेयर कर दी है जी खतीजा, अगर आपको नजर आ रहे हैं ये वाले पॉइंट्स, ये जो अभी साइड पे हैं. जी सर. अच्छा, जूम करके थोड़ा सा रीड करेंगे, ये जस्ट ये 2 पैराग्राफ, फर्स्ट 2, जस्ट ये वाले यहां तक, दीज 2 पैराग्राफ, द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस. The हाँ जी. fiscal and monetary changes referred to in the text include reducing the budget deficit, levying a new indirect tax, cutting subsidies on energy, raising interest rates, and floating the Egyptian pound. Some of these changes will help cure inflation, but others will increase the problem. increase the problem. For example, as far as fiscal policy measures are concerned, the data refers to a reduction in the budget deficit. This might help to cure the inflation. On the other hand, the rise in VAT and the rise in subsidies will cause a rise in prices. So these fiscal policy measures will work in opposing directions. अब देखें, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स have the capacity, every measure has the capacity to control the inflation, however it is flopped. अब आप यहाँ पे देखें तो उसने भी यही कहा, कहता है जब आपने करेंसी को डेप्रिशिएट किया तो उसने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट किया, इवन डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी क्रिएट करेगा अगर एक्सपोर्ट राइज करेंगे. दैट्स पॉइंट. एक पॉइंट है जो मैंने नहीं बताया, जस्ट यही कि देयर बजट डेफिसिट हैज रिड्यूस्ड. इफ इट इज रिड्यूस्ड, yes it will control the inflation to some extent, जो उसने यहाँ पे बताया. अब वो केस स्टडी को बंदा देखता है तो फिर उसे आइडिया हो जाता है. स्टॉप इट एंड दोबारा आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ. देखते हैं कि इसके अंदर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें कौन से गिवन है. सी सो वी हैव द लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको एक दफा देख लेते हैं. व्हाट आर द लॉन्ग क्वेश्चन. अच्छा, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स हैं तो इसमें यूजुअली ओल्ड पेपर्स गिवन होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 चेक करें. इट्स लाइक इनकम इलास्टिसिटी एंड price elasticity. Explain how economists use the concept of elasticity to distinguish between inferior goods and necessity goods when consumers' income changes. ये कौन सी elasticity है? सर ये कौन सी, क्या मतलब? Like इंफीरियर गुड तब यूज elasticity करेंगे ना कि कौन सी है ये? YED. Because देखें ना, inferior goods और normal goods लिया ना, necessity, luxury नहीं ली, चलो कोई बात नहीं. तो when consumer income changes, there is a change in demand, और चेंज में इंफीरियर की फॉल और इसकी, तो यू विल डायरेक्टली स्टार्ट विद इट इज रिलेटेड टू. ठीक है. अब आपने बट स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होगी? इकोनॉमिस्ट यूज द कांसेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफीरियर एंड नेसेसिटी गुड्स. बस इतना बता के, एंड देन यू विल स्टार्ट विद द होल इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द फार्मूला इंफीरियर के लिए यू विल से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड्स विल फॉल, उसका अपने परसेंटेज चेंज है वो बता दिया अगर फार्मूला. ऐसे ही नेसेसिटीज का आपने बता दिया कि इट विल राइज. सो ठीक है. अच्छा, ये इजी था. डिस्कस हाउ बिजनेस माइट, सेकंड क्वेश्चन पार्ट बी, might attempt to change the price elasticity demand for their products and consider which approach is most likely to be successful. See the question क्या कह रहा है? How business might attempt to change the price elasticity demand.
सर इन इलास्टिक बनाने की कोशिश करेंगे ना। हाँ, वेरी गुड। Every business wants their product elastic to be inelastic. They want it because वो ब्रांड बनाने के लिए, अच्छा उसके लिए करेगा वो क्या? पब्लिसिटी कर सकता है, आप दोनों आपका बिजनेस है, वो मार्केटिंग कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज कर सकता है क्योंकि उसने बिहेवियर चेंज करना है कस्टमर का, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी से ये है उसके पास। तो आपने उसके बाद आपने इन इलास्टिक को डिस्कस करना है ना, ज्यादा यूजली इन इलास्टिक को डिस्कस करना है। अगर सर इसमें इलास्टिक दूसरी साइड होगा, कोई नहीं आएगी, 12 मार्क का क्वेश्चन है। हाँ मैं बताता हूँ, दूसरी साइड है कि इफ ही वांट्स एन इलास्टिक डिमांड, तो उसके लिए फिर प्राइस फॉल केस होगा जो उसके रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इफ देयर इज अ कंपटीशन इन द मार्केट, ही विल ट्राई टू मेक इट इलास्टिक एंड सो दैट ही कैन डिक्रीज द प्राइस एंड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। तो दूसरी साइड में ये हो, this is how price might attempt to change the price structure demand for their product to consider which approach is most likely to be successful। अब ये अप्रोच बता रहे हैं, वैसे बेसिकली इकोनॉमिक्स में ना ये अप्रोचेस नहीं है, ये बिजनेस में अप्रोचेस होती हैं, ठीक है ना। ओल्ड बुक में भी देयर वाज नो अप्रोच हाउ यू कैन मेक योर प्रोडक्ट इन इलास्टिक, इट्स नॉट गिवन इन द न्यू बुक एज वेल, ठीक है। तो देखते हैं इसके इसके ना मैं आपको मार्क्स स्कीम सेंड कर देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, 4 आपके सिलेबस से, इजी टू अटेम्प्ट है या नहीं? आसान है सर। इजी इजी, ठीक है। सिर्फ सब्सिडी की डायग्राम आपकी बुक में नहीं गिवन, बट लाइक इन प्रोटेक्शनिज्म यू कैन जस्ट ड्रॉ इट, ये देख, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, दिस इज प्राइस, सब्सिडी विल बी गिवन, S1 से S2 इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस विल फॉल एंड GQ विल राइज, दैट्स इट। आपकी बुक में सिर्फ ये दिया हुआ है, ये टैरिफ वाली डायग्राम, दैट्स इट। दिस वाज एनीवेज, ये इजी पीजी। डिस्कस द आर्गुमेंट दैट आर यूज्ड टू जस्टिफाई प्रोटेक्शनिज्म, कंसीडर वेदर दीज आर्गुमेंट्स आर एवर जस्टिफाइड। हाँ जी, सो आर्गुमेंट सर अगेंस्ट, इसमें एक मिनट सर, ऊपर लिखा हुआ है हाउ एक्सपोर्ट सब्सिडी कैन बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, मतलब यस, एक्सपोर्ट ज्यादा हो हाँ जाएंगी इससे, ये बोलेंगे। ब्रो, आप ये अपनी बुक में गिवन है, आप तो हेडिंग गिवन है एक्सपोर्ट सब्सिडी की। यस, व्हेन यू गिव सब्सिडी टू योर प्रोड्यूसर, दे विल बिकम कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट एंड इट इज अ साइन ऑफ प्रोटेक्शन टू द लोकल प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट द फॉरेन एफिशिएंट प्रोड्यूसर। फॉरेन एफिशिएंट प्रोड्यूसर जिसके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते, जब आप उसे सब्सिडी देंगे, एक्चुअली यू आर गिविंग हिम प्रोटेक्शन। आपकी ना ये सिलेबस में ऐड कर दिया, पहले ना ये वाली हेडिंग नहीं थी ओल्ड बुक के अंदर। अच्छा, आप ये बताएं, बी क्वेश्चन क्या है, इजी है या डिफिकल्ट है? जस्ट आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द प्रोटेक्शनिज्म। सर बताएंगे पहले प्रोटेक्शनिज्म क्यों करते हैं, और करते हैं हाँ, तो फिर मसले अब क्या होंगे वो उसके दूसरी बाद साइड दे देंगे। एडवांस इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, सनसेट इंडस्ट्री, डंपिंग, ऑल 3 4 आपने बता दी, और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द प्रोटेक्शनिज्म भी बता देने हैं, क्योंकि सर वो रिटेलिएशन इनएफिशिएंट हो आएगी, जाती। एफिशिएंट हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गॉट इट। चलें, जबरदस्त हो गया। तो द लास्ट सेकंड्स, क्लास एंड हो रही है जी। तो आपको ये जो है ना पेपर मैंने बताया, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है इस पेपर का तो ये यूं ले लें यहाँ से, ये लें, सो दैट कि अगर फर्दर आपने देखना हो तो इसकी मार्क्स की देख। बाकी रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ आपको, ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ओके जी, ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।